दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू कहानी जिसका नाम है नफरत का रिश्ता। ये कहानी का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस न्यू इंटरेस्टिंग कहानी को। देर रात जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो आरोही सोने का नाटक कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई क्योंकि वह इंसान कमरे में आ चुका था। अगले ही पल उसे अपने बगल वाले बिस्तर के धंसने का एहसास हुआ। आज उसकी शादी की दूसरी रात थी। पहली रात वो कमरे में नहीं आया था। आरोही बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो आज आए, लेकिन वह आ चुका था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में लेटे हुए आदित्य ने अपने कपड़े उतार दिए हैं। कमरे में जल रही डिम लाइट की हल्की रोशनी में वह उसकी हरकत साफ देख पा रही थी। कपड़े उतारने के बाद वह उसकी तरफ पलटा, उसे अपने नीचे दबा लिया। उसके शरीर की गर्माहट आरोही को डरा रही थी। उसने उसे रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए थे कि वह ठिठक गई, क्योंकि आदित्य ने उसके दोनों हाथ कस के पकड़ लिए थे। डरते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? आदित्य ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ? क्या तुम यही नहीं चाहती थी? कल मैं तुम्हारे पास नहीं आया तो तुमने जाकर दादाजी से शिकायत कर दी। क्या इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? अब ये दिखावा करना बंद करो। उसकी बातें सुनकर आरोही को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पूरे शरीर में एक साथ सैकड़ों सुइयां चुभा दी हो। उसने धीरे से कहा, मैंने नहीं बताया, लेकिन शायद आदित्य ने उसकी आवाज़ सुनी नहीं। बिना यह जाने कि वो क्या सोच रही थी, उसने बेरहमी से उसका नाइट गाउन फाड़ दिया। अगली सुबह जब आरोही की आंखें खुली तो कमरे में कोई नहीं था। अगर उसके पूरे शरीर में दर्द ना होता और फर्श पर उसका फटा हुआ नाइट गाउन ना पड़ा होता तो उसे लगता कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो शायद एक बुरा सपना था। वो नहाकर तैयार हुई और साफ कपड़े पहनकर नीचे आ गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां आदित्य के अलावा घर के 2 सदस्य मौजूद थे, उसके दादाजी और उसका छोटा भाई विहान। दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे थे और नौकर आकर परोस रहे थे। जैसे ही आदित्य के दादाजी की नज़र आरोही पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आरोही, हमारे साथ नाश्ता करो। विहान ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, भाभी आइए। आरोही उनके पास गई, दोनों को गुड मॉर्निंग कहा और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसका चेहरा बुझा हुआ लग रहा था। उसने एक बार भी किसी की तरफ ठीक से नज़र उठाकर नहीं देखा। आदित्य के दादाजी कुछ नाराज दिखाई दिए। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर आरोही की ओर देखकर पूछा, आदित्य कहाँ है? क्या वो फिर से? इससे पहले कि वे अपनी बातें पूरी करते, आरोही बीच में ही बोल पड़ी, नहीं दादाजी, दरअसल रात को वो मेरे साथ ही थे। सुबह उन्हें कुछ काम आ गया था, इसीलिए वे सुबह ही निकल गए। दादाजी फिर भी परेशान नजर आ रहे थे। उनका पोता आखिर कब सुधरेगा? उसकी शादी हुई अभी 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन वो अपनी नई पत्नी से ठीक से बात तक नहीं करता था। बात करना तो दूर, उन्होंने तो उसे कभी आरोही की तरफ ढंग से देखते हुए भी नहीं देखा था। वह इस शादी के पूरी तरह खिलाफ था। दादाजी ने सोचा था कि शादी के बाद शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ भी नहीं बदला है। दादाजी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माहौल हल्का करने के लिए विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आपकी प्लेट में मिठाई कैसी रखी है? आप फिर से चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दादाजी ने अपनी प्लेट की तरफ देखा और तुरंत बोले, अरे मैं इसे खाने वाला नहीं हूँ, बस ऐसे ही देखने के लिए रखी है। उनकी बात सुनकर आरोही और विहान दोनों हंस पड़े। उसी समय विहान का फोन बजा। उसने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए।
हालांकि दादाजी और आरोही उस समय नाश्ता करने में व्यस्त थे, इसीलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। विहान ने नाश्ता खत्म होने तक कुछ नहीं कहा। उसके बाद जैसे ही दादाजी वहां से उठकर चले गए, उसने आरोही की तरफ देखा और कहा, भाभी, भाई का मैसेज आया था। वो चाहते हैं कि आप अपना सामान पैक कर लो। वो ऑफिस के पास वाले पेंट हाउस में वापस से शिफ्ट हो रहे हैं, जहां शादी से पहले रहते थे। आरोही ने चुपचाप अपनी गर्दन हिला दी। उसके हाथ अनायास में कस गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं आने दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। विहान ने कुछ पल तक उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर पूछा, भाभी, क्या भाई के पास आपका नंबर नहीं है? आरोही ने शांत स्वर में जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, उनके पास मेरा नंबर है, लेकिन मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी। शायद इसी वजह से उनकी बैटरी खत्म हो गई। इतना कहकर वो जल्दी से विहान की नज़रों से बचते हुए ऊपर चली गई। विहान अच्छी तरह से जानता था कि आरोही झूठ बोल रही है, और वो अपने बड़े भाई को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे आरोही की चिंता हो रही थी, क्योंकि अब उसे भाई के साथ अकेले रहना था। उसके भाई के गुस्से से घर का हर व्यक्ति परिचित था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह आरोही से नफरत करता था। उसने यह शादी केवल दादाजी की जिद और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए की थी। आरोही की माँ एक नर्स थी जो दादाजी की देखभाल करती थी। उस समय दादाजी अपने पुराने विला में रहते थे। एक दिन अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। उन्हें बचाने के लिए आरोही की माँ बिना अपनी जान की परवाह किए उनके सामने आ गई। दादाजी तो बच गए, लेकिन इस हादसे में आरोही की माँ ने अपनी जान गंवा दी। आरोही उनकी इकलौती बेटी थी। उस समय वह स्कूल में पढ़ती थी। जब दादाजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने आरोही की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और उसकी माँ से किया हुआ वादा निभाने का फैसला किया कि एक दिन वह अपने बड़े पोते की शादी आरोही से करवाएंगे। इसी वजह से जब उनका बड़ा पोता विदेश से वापस लौटा और कंपनी का सीईओ बना, तभी से दादाजी उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान आरोही हमेशा हॉस्टल में रही। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद उसने दादाजी से पैसे लेना बंद कर दिया और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने लगी। जब दादाजी को महसूस हुआ कि शायद अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने पोते पर शादी के लिए और भी ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। पूरे 3 साल तक वह लगातार उसे शादी के लिए मनाते रहे, लेकिन हर बार वह साफ साफ इनकार कर देता था। आखिरकार 3 साल बाद दादाजी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और यह शादी करनी पड़ी। लेकिन उसने कभी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं किया। ना ही वो आरोही को अपनी पत्नी मानता था। यह सब सोचते हुए विहान ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, पता नहीं अब क्या होगा। उधर आरोही अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। शादी से पहले वह जब नौकरी करती थी, वो सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान ही खरीदती थी। न उसे ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों का शौक था और न ही बेवजह चीज़ें इकट्ठा करने की आदत। उसके पास जितने भी पैसे बचते वह उन्हें ज़रूरतमंद गरीबों की मदद के लिए खर्च कर देती या फिर आवारा जानवरों को खिला दिया करती थी। हालांकि शादी के बाद आदित्य के दादाजी ने उसे बहुत सा सामान और कई महंगे उपहार दिए थे, लेकिन उनमें से भी उसने सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान ही पैक किया और बाकी सब कुछ वहीं छोड़ दिया। नीचे आदित्य उसे लेने के लिए आ चुका था। विहान पहले ही दादाजी को बता चुका था कि उसका भाई वापस से पेंट हाउस में रहने के लिए जा रहा है। दादाजी ने आदित्य को रोकते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी पेंट हाउस क्यों जाना चाहते हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहो। आदित्य ने अखबार से नजरें हटाए बिना शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज जाऊं या कल। ऑफिस से विला बहुत दूर है और मेरे पास कोई ज़रूरी काम है। मैं सिर्फ आने जाने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता।
दादाजी ने गुस्से से आदित्य की तरफ देखा, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही उनकी नज़र आरोही पर पड़ी, जो अपना सामान लेकर वहां आ चुकी थी। आरोही ने हल्के मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है दादाजी, अब हम चलते हैं। दादाजी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए। तब तक आदित्य भी अपनी जगह से उठ चुका था और बिना किसी किसी की ओर देखे बाहर निकल गया। बाहर आकर आरोही ने देखा कि कार पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने तुरंत आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला और आरोही को अंदर बैठने के लिए कहा। कुछ ही पल बाद आदित्य भी आकर उसके बगल में बैठ गया, लेकिन पूरे रास्ते उसने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। इतना ही नहीं, उसने एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। आखिरकार जब वे पेंट हाउस पहुंचे तो ड्राइवर जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोलने लगा। उसने देखा कि आदित्य अब भी अपनी जगह पर वैसे ही बैठा का बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस समय घर के अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आरोही ने मन ही मन सोचा, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरे साथ अंदर भी नहीं आना चाहते? भारी मन के साथ वो पेंट हाउस के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पहले से ही कुछ नौकर मौजूद थे। तभी हाउसकीपर उसके पास आई और उसका सामान कमरे तक पहुंचाने में उसकी मदद करने लगी। उस रात जब वो डिनर करने नीचे आई तो खाना खत्म करने के बाद हाउसकीपर ने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। फिर उसने अपने हाथ में रखी दवा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम, सर ने आपको ये खाने के लिए कहा है। उसने देखा कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स थी। उसे देखते ही आरोही का गला सूख गया। आदित्य उससे इतनी नफरत करता है कि वो नहीं चाहता कि वो कभी प्रेग्नेंट हो। शादी से पहले ही उसने यह बात साफ शब्दों में कह दी थी। फिर भी न जाने क्यों इस बात ने आज उसे पहले से कहीं ज़्यादा तकलीफ दी। इस बार उसने बिना कुछ कहे दवाइयाँ ले ली, पानी के साथ उसे निगल लिया और तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। इन पूरे 30 दिनों में उसने आदित्य की शक्ल तक नहीं देखी थी। वह एक बार भी पेंट हाउस वापस नहीं आया। जब जब दादाजी बीच बीच में फ़ोन करके दोनों का हाल चाल पूछते, तब तब आरोही मुस्कुराने का नाटक करते हुए उनसे झूठ बोल देती। एक दिन वो पेंट हाउस के टेरेस पर टहल रही थी। तभी आदित्य के दादाजी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि इस रविवार उसे और आदित्य को एक पार्टी में ज़रूर आना है। आरोही ने बिना कुछ कहे हामी भर दी, लेकिन फ़ोन रखने के बाद वह उलझन में पड़ गई। वह आगे क्या करे? क्या उसे इस बारे में आदित्य को बताना चाहिए? लेकिन उसके पास तो आदित्य का नंबर तक नहीं था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश ही छोड़ दी। उस दिन खाना खाने के बाद वो आधा दिन अपने कमरे में ही रही। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन सानवी का था। सानवी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। शादी से पहले जहां आरोही नौकरी करती थी, वहीं सानवी भी उसके साथ काम किया करती थी। हेलो, आरोही ने फ़ोन कान में लगाते हुए कहा। उसकी आवाज़ बेहद थकी हुई और उदास से भरी हुई थी। कोई भी सुनकर समझ सकता था कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सानवी ने उसकी आवाज़ सुनते ही समझ लिया। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ आरोही? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी आदित्य राय ज़्यादा से हो गई है। सानवी की बात सुनते ही आरोही का मन फिर से आदित्य की तरफ चला गया। उसकी मुट्ठियां अनजाने में ही कस गईं और आंखें भीगने लगी। तभी सानवी ने फिर से कहा, क्या हुआ? चलो अपनी पुरानी वाली जगह पर मिलते हैं, आ जाओ। आरोही भी बिना ज़्यादा कुछ सोचे मिलने के लिए तैयार हो गई। इस बार उसने सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट से नीचे जाने का फैसला किया। लिफ्ट से बाहर निकलकर वह लिविंग रूम से होते हुए बाहर को जाने लगी। तभी हाउसकीपर उसके सामने आ गई। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? आरोही ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर वो तुरंत बाहर के लिए निकल गई। इस इलाके में टैक्सी मिलना आसान नहीं था, लेकिन काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार उसे एक टैक्सी मिल गई।
वह उसमें बैठी और अपने पुराने इलाके में सानवी से मिलने के लिए चली गई। सानवी ने उसे देखते ही गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी जान, शादी के बाद तो तुम और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी हो, लेकिन ये क्या, तुम्हारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल कैसे हो गए? सानवी सचमुच हैरान थी। उसने आरोही को अपने सामने बिठाया और जोर से आवाज़ लगाई, छोटू, 2 प्लेट मोमोज लाना। फिर उसने दोबारा आरोही की तरफ देखा और गंभीर होकर पूछा, आरोही, क्या हुआ है? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? क्या किसी बात को लेकर परेशान हो? आरोही ने सानवी की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। सानवी का चेहरा तुरंत उतर गया। वो आरोही की बचपन की दोस्त थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि आरोही कब सच बोलती है और कब अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेती है। उसने फिर से धीरे से पूछा, आरोही, अगर तुम मुझे अपनी सच्ची दोस्त मानती हो तो बताओ, क्या हुआ है? क्या वहाँ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा? क्या ये सब आदित्य की वजह से है? आदित्य का नाम सुनते ही आरोही के हाथ कांपने लगे। सानवी ने उसकी यह हालत देख ली। वह गुस्से में बोली, तो बात वही है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। शादी वाले दिन भी वो आदमी कितना खड़ूस लग रहा था, जैसे उसे जबरदस्ती मंडप में बैठाया गया हो। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आरोही ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगी। दोनों उसी छोटी सी मोमोज की दुकान पर बैठे हुए थे, जहां वे नौकरी के दिनों में अक्सर आया करती थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आरोही ने धीमी आवाज में कहा, उसे घर आए हुए 1 महीना हो गया है। उसने साफ कह दिया है कि वो मुझसे नफरत करता है और मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। यह सुनते ही सानवी का दिल बैठ गया। उसने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर तुम वहाँ खुश नहीं हो तो उससे अलग हो जाओ। तुम इतनी सुंदर, समझदार और टैलेंटेड हो कि तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। हो सकता है वो आदित्य जितना अमीर ना हो, लेकिन कम से कम तुम्हारी इज्जत तो करेगा। आरोही ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और केवल इतना कहा, नहीं। सानवी ने झुंझला कर कहा, क्या तुम अभी भी उसी से प्यार करती हो? वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही? जब उसने देखा कि आरोही के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, आरोही, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या तुम सच में अभी भी उसी से प्यार करती हो? वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। तुम्हारी शादी को 1 महीना हो चुका है और वो पूरे महीने वह तुम्हें देखने तक नहीं आया। सच बताओ, क्या तुम अभी भी उसी के साथ रहना चाहती हो? उसे तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। तभी छोटू गर्मा गर्म मोमोज लेकर वहां पर आ गया। मोमोज को देखते हुए सानवी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो पहले ये खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे, और मुझे पता है कि तुम्हें ठंडे मोमोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आरोही ने एक मोमोज उठाने से पहले उसे काफी देर तक देखा, मानो वो उससे जुड़ी कोई पुरानी बात याद कर रही हो। आगे की कहानी में क्या आरोही सानवी की बातों में आकर अपनी शादी तोड़ देगी, या आदित्य के दादाजी को पता चलेगा कि आदित्य पूरे 1 महीने से आरोही से मिलने तक नहीं आया है, और क्या आदित्य पार्टी में आरोही के साथ जाने के लिए तैयार होगा? आइए जानते हैं। अपनी जिंदगी में सोचते हुए आरोही ने एक मोमोज उठाया और उसे अपने मुंह के पास रख लिया। उसे मोमोज बहुत पसंद थे, लेकिन इस समय वो उन्हें सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खा रही थी। चाहे वो कितने भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसे उसके स्वाद से कोई भी मतलब नहीं पड़ रहा था। सानवी की नज़र बार बार आरोही के चेहरे पर जा रही थी। उसे अपनी दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने धीरे से पूछा, आरोही, क्या आदित्य का किसी दूसरी लड़की के साथ कोई रिश्ता तो नहीं है? आरोही, जिसने अभी अभी दूसरा मोमोज उठाया था, उसका हाथ अचानक कांप गया। उसने एक पल के लिए सामने बैठी सानवी की तरफ देखा,
फिर नजरें झुकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, क्या उसने कभी तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया? सानवी ने फिर पूछा। आरोही ने अपने होठ बीच लिए। वह उंगलियों पर गिन सकती थी कि शादी से पहले और बाद में उसकी आदित्य से कितनी बार बात हुई थी। पहली बार तब जब उसने धमकी दी थी कि वह उससे शादी ना करे, और दूसरी बार शादी की दूसरी रात जब वो कमरे में आया था। उसने दूसरा मोमो मुंह में रखा और उसे चबाते हुए निगलने की कोशिश की, लेकिन वह उसके गले में ही अटक गया। अगले ही पल उसे जोरों की खांसी आने लगी। सानवी ने तुरंत उसके सामने पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो, जल्दी से पानी पी लो। पानी पीने के बाद आरोही को थोड़ी सी राहत मिली। अब ठीक हो? सानवी ने चिंता से पूछा। आरोही ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मोमोज खत्म करने के बाद दोनों अपनी पसंदीदा दुकान पर मैंगो शेक पीने गईं। फिर उन्होंने पास के पार्क में कुछ गेम खेले, लेकिन इतना सब करने के बाद भी सानवी समझ गई कि आरोही का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। तभी उसने मन ही मन फैसला किया कि आज वो अपनी दोस्त को हर हाल में खुश करेगी। इस महीने उसे ऑफिस से अच्छा खासा बोनस मिला था और उसके पास पर्याप्त पैसे थे। वह बिना सोचे समझे सब कुछ आरोही पर खर्च कर सकती थी, क्योंकि जब भी सानवी उदास होती थी, आरोही भी उसे खुश करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती थी। मुस्कुराते हुए उसने आरोही की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ, चलोगी मेरे साथ? आरोही ने बिना सोचे सिर हिलाया। नहीं, मुझे घर जाना चाहिए। उसकी बात सुनते ही सानवी थोड़ा झुंझला कर बोली, उस बोरिंग से घर में जाकर क्या करोगी, जहां तुम पूरे दिन एक जिंदा लाश की तरह रहती हो? क्या कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूलकर मस्ती नहीं कर सकती? मुझे रोज रोज ऑफिस से छुट्टी थोड़ी ही मिलती है। इतना कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया और लगभग खींचते हुए उसे मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल की ओर लेकर चली गई। होटल का इमारत पर रायजादा नाम लिखा देखकर आरोही के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने मन में तुरंत ख्याल आया कि ये तो आदित्य का होटल है, कहीं वो अंदर तो ना हो। अभी वो यही सोच रही थी कि अंदर जाए या नहीं, तभी सानवी उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के भीतर ले गई। उसका इरादा सीधे होटल की 25वीं मंजिल पर बने शानदार बार में जाने का था। होटल का पूरा डिजाइन किसी शाही महल जैसा था। उसकी भव्यता देखने ही बनती थी। खुलने के कुछ ही समय बाद वह देश के सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला होटल बन चुका था। लगभग हर न्यूज़ चैनल और अखबार में इसकी चर्चा होती रहती थी। विदेशी मेहमान अक्सर यहीं ठहरते थे और ज़्यादातर समय इनके सभी कमरे पहले से ही बुक रहते थे। महीनों पहले बुकिंग करवाने के बावजूद कई लोगों को कमरा नहीं मिल पाता था। इस होटल की शानदार सुविधाएं का आनंद हर कोई नहीं उठा सकता था, क्योंकि यहाँ ठहरना बेहद महंगा था। जिन लोगों का बजट सीमित होता था, वे सिर्फ इसके आलीशान के बारे में कुछ समय बिताकर ही लौट जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज सानवी और आरोही आई थी। हालांकि सिर्फ एक शाम की मौज मस्ती में सानवी की एक महीने की पूरी सैलरी और साल भर का पूरा बोनस खर्च होने वाला था। बार में एंट्री पर पहुंचते ही आरोही की आंखें फैल गई। उसने हैरानी से सानवी की तरफ देखा और पूछा, हम बार के अंदर जा रहे हैं? सानवी ने शरारती अंदाज में आंख मारी और मुस्कुराकर बोली, हाँ, आज हम अपनी जिंदगी की सबसे यादगार शाम बिताने वाले हैं। आरोही का चेहरा एकदम उतर गया। मैं पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। वह मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा करते हुए बोली, चलो भी, अब ज़्यादा मत सोचो। इतना कहकर वह उसे अपने साथ अंदर ले गई। जैसे ही दोनों बार के भीतर पहुंचे, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर का नज़ारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। चारों तरफ बेहद खूबसूरत रोशनी फैली हुई थी। महंगी शराब की बोतलों की बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बार में एक हिस्से में शानदार डाइनिंग एरिया था, जहां नामी शेफ तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रहे थे और कई कपल्स आराम से बैठकर उनका आनंद ले रहे थे। सानवी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उत्साहित होकर बोली, वाह, ये तो सचमुच स्वर्ग है।
बिल्कुल स्वर्ग। आरोही की नज़र सबसे पहले स्टेज पर गई जहां कुछ विदेशी डांसर परफॉर्म कर रही थीं। वे भारतीय नहीं थीं, उन्होंने बेहद छोटे और बोल्ड कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर आरोही के होंठ अनायास ही बीच गए। उसका गला अचानक से सूखने लगा। उसे ख्याल आया कि आदित्य भी अक्सर यहाँ आता होगा और उसकी नज़र भी शायद इन्हीं लड़कियों पर जाती होगी। उसके मन में एक अजीब सी कसक उठी। सानवी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांस फ्लोर की तरफ खींचते हुए बोली, चलो सबसे पहले डांस करते हैं। डांस फ्लोर पर पहले से ही कई कपल संगीत की धुन में थितक रहे थे। पूरा माहौल बेहद शानदार था। ये कोई आम लोकल बार नहीं था जहां लोग हंगामा करते हों। यह आदित्य राय ज़्यादा का बार था जहां हर चीज़ बेहद अनुशासन और शानदार व्यवस्था के साथ संचित होती थी। लेकिन आरोही का डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने धीमे से स्वर में कहा, तुम डांस करो, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सानवी ने उसे तिरछी नज़र से देखा और हल्की नाराजगी जताते हुए बोली, ठीक है, मैं ही कर लेती हूँ। यह कहकर वो म्यूजिक की धुन पर झूमने लगी। आरोही पास में रखी एक टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक वेटर उसके पास आया और विनम्रता से बोला, मैडम आपके लिए क्या लेकर आऊँ? आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे लिए सिर्फ एक गिलास पानी लेकर आइए। जरूर मैडम, इतना कहकर वेटर वहां से चला गया। उधर सानवी अपनी ही दुनिया में मगन होकर पूरे दिल से डांस कर रही थी, मानो उसे किसी और चीज की कोई परवाह ही ना हो। आरोही उसे देखती रही। वह सोचने लगी कि सानवी अपनी जिंदगी में कितनी खुश है। क्या दुख सिर्फ उसी के किस्मत में लिखे गए हैं? लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, टचवुड, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। उसी समय अचानक उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कॉल आदित्य के दादाजी का था। आरोही घबरा गई। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, कहीं दादाजी को मेरे यहाँ आने के बारे में पता तो नहीं चल गया। वह जल्दी से कॉल रिसीव करने के लिए बाहर निकल गई। उसी समय बिजनेस सूट पहने आदित्य अपने दोस्त अवयांश के साथ किसी जरूरी विषय पर बात करते हुए वहीं से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र बाहर निकलती हुई आरोही पर पड़ी। उसके कदम एकदम से रुक गए। उसकी भौवें सिकुड़ गईं और उसने धीमे स्वर में कहा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आदित्य ने आरोही की तरफ बिना ध्यान दिए विहान के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए थे कि तभी उसके कानों में आरोही की आवाज़ पड़ी, जी दादाजी कहिए। फ़ोन की दूसरी तरफ से दादाजी की गंभीर आवाज़ आई, बेटा आरोही, मुझे सच सच बताना, आदित्य तुम्हारे साथ है ना? वो अभी तक घर तो आ गया है? मुझे बताओ, उसे घर आए कितना समय हो गया? आरोही एक पल के लिए घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर आ गए हैं। लेकिन दादाजी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे सिर्फ समय बताओ, वो आखिर घर कब आया था? आरोही अभी जवाब भी नहीं दे पाई थी कि अचानक किसी ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। उसने चौंक कर पीछे देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली थी कि आरोही अनायास ही घबरा गई। आदित्य ने फ़ोन अपने कान में लगाया और शांत स्वर में कहा, जी दादाजी कहिए। जैसे ही दादाजी ने उसकी आवाज़ पहचानी, वो हैरान होकर बोले, आदित्य तुम? आदित्य ने संक्षिप्त जवाब दिया, हाँ, मैं अभी आरोही के साथ ही हूँ। यह सुनते ही दादाजी ने राहत की सांस ली। अच्छा है, इस रविवार जो पार्टी रखी गई है उसमें तुम और आरोही साथ में ज़रूर आना। इतना कहकर दादाजी ने फ़ोन काट दिया। आदित्य ने बिना कुछ बोले मोबाइल वापस आरोही की ओर बढ़ा दिया। आरोही ने कांपते हाथों से फ़ोन लिया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो एक बार भी आदित्य की आंखों में देख सके। आदित्य ने गौर किया कि वो लगातार सिर झुकाए खड़ी थी। फिर उसने ठंडे आवाज़ में कहा, दादाजी को पता है कि उनकी प्यारी बहू बार में घूम रही है? यह सुनते ही आरोही का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने धीरे से कहा, वो दरअसल मैं सानवी के साथ यहाँ आ गई थी। वह अपनी बात पूरी करके उसे सब कुछ समझाना चाहती थी,
लेकिन आदित्य ने उसकी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया और अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद विहान ने आदित्य की तरफ देखा और बोला, आदित्य, वो तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रूखा व्यवहार कर रहे हो? आदित्य ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। विहान फिर बोला, तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो चुका है और इस दौरान तुम एक बार भी घर नहीं गए। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है तो फिर उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? आदित्य ने बिना किसी भाव के साथ कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में किसी एक चीज के लिए मुझे सबसे ज़्यादा मजबूर किया गया है तो वो इस लड़की से शादी करना था। मैंने साफ मना किया था, लेकिन फिर भी इसने मुझसे शादी की। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरे मन में इसके लिए जरा सा भी सहानुभूति होनी चाहिए। विहान चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे बस आरोही की हालत पर अफसोस हो रहा था। उधर आरोही वहीं खड़ी थी। उसकी नज़रें लगातार आदित्य को देखती रहीं जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो जल्दी जल्दी वापस अंदर गई और सानवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर लेकर आ गई। बाहर पहुंचते ही सानवी ने उसके चेहरे की घबराहट साफ महसूस कर ली। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आरोही ने घबराते हुए आवाज में कहा, अभी अभी मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। वो यहीं पर है। सानवी की आंखें हैरत से फैल गई। क्या वो कुत्ता यहाँ है? उसके मुंह से आदित्य के लिए ऐसे शब्द सुनते ही आरोही ने उसे घूर कर देखा। सानवी तुरंत संभल गई और बोली, मेरा मतलब आदित्य यहाँ है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अंदर से खाने की इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो कुछ तो ट्राई कर लेते हैं। आरोही ने तुरंत मना कर दिया, नहीं आज नहीं, किसी और दिन आ जाएंगे। सानवी का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी वो आरोही के साथ वहाँ से निकल गई। पूरा दिन घूमते घूमते कब बीत गया दोनों को पता भी नहीं चला। शाम होते होते मुंबई की सड़कों पर भारी ट्रैफिक लग चुका था। घर पहुंचते ही उन्हें लगभग 3 घंटे लग गए और रात के करीब 8 बज चुके थे। टैक्सी में बैठी सानवी पूरे रास्ते आरोही की चिंता करती रही। उसने कहा, आरोही, तुम अभी घर जा रही हो, लेकिन याद रखना, किसी भी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी से समझौता मत करना। अगर कभी भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले मुझे बताना। आरोही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसे गले लग गई। ठीक है, और आज के लिए थैंक यू। घर पहुंचते पहुंचते आरोही पूरी तरह से थक चुकी थी। जैसे ही वो अंदर आई, उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सीधे सोफे पर बैठ गई। तभी घर की हाउसकीपर मुस्कुराते हुई उसके पास आई और बोली, मैडम आप आ गई, सर भी आ चुके हैं, वो ऊपर अपने कमरे में हैं। यह सुनते ही आरोही के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। 1 महीने के बाद आखिर आदित्य वापस क्यों लौटा था? क्या वो इस बार आरोही के साथ उस पार्टी में जाएगा या फिर उनके रिश्तों में कोई नया तूफान आने वाला था? आगे की कहानी जानेंगे कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। बाकी आपको ये न्यू कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कहानी के न्यू पार्ट के लिए। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं कल।